केदारनाथ सभी भक्तों का ड्रीम डेस्टिनेशन, जहां भक्तगण सभी बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। कुछ भक्तगण ऐसे होते हैं जिन्हें सही जानकारी न होने के कारण वो केदारनाथ की यात्रा पर नहीं जा पाते हैं। अगर वो जाते हैं तब भी उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, पूरे प्लान देने वाले हैं कि आप कैसे 2024 में केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि कब से शुरू होगी केदारनाथ की यात्रा, कैसे आप केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए भक्तों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप केदारनाथ की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो कितने दिन की ट्रिप प्लान करना चाहिए, केदारनाथ में रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, केदारनाथ में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं, केदारनाथ जाने के लिए आपको कितने दिनों की ट्रिप प्लान करना चाहिए। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं, कौन सा समय ठीक रहेगा आपको अपने यात्रा की ट्रिप प्लान करने के लिए। बहुत से भक्तगण अपनी यात्रा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हैं, कहां कहां पर हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है और इसमें कितना खर्च आता है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टोटल खर्चा कितना आपका आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और छोटी छोटी जानकारी आपको काफी काम आने वाली है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका मैं उत्तर अतिशीघ्र देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सभी भक्तगण जय केदारनाथ के जयकारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लगा दें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2024 में केदारनाथ की यात्रा कब से शुरू होती है और कब खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। आपको यात्रा कब करनी चाहिए। तो इस वर्ष 2024 में बाबा केदारनाथ के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खुल जाएंगे और ये यात्रा 20 नवंबर 2024 तक चलती रहेगी। आप इसी के बीच में कभी भी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। चलिए लगे हाथ यह भी बता देते हैं कि आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए। तो जैसे ही 10 मई को केदारनाथ के कपाट खोलेंगे आप, तो 10 मई से 20 मई के बीच में आपको कुल मिलाकर यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पीक सीजन होता है और काफी अत्यधिक भीड़ हो रहती है और ऐसे में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और 20 मई से पूरा जून तक आपको केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। इसमें भीड़ लिमिटेड रहती है और चार्जेस भी आपके बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके बाद आपको जुलाई अगस्त में बिल्कुल यात्रा नहीं करनी है, यानी आपको 15 सितंबर तक यात्रा नहीं करनी होगी, क्योंकि इस समय बरसात का सीजन रहता है, वेदर काफी खराब हो जाता है पहाड़ों पर का, तो इस समय आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और 20 नवंबर तक आप ट्रिप का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय काफी आपकी बजट यात्रा हो जाती है, यानी बहुत ही कम कीमत हो जाते हैं आपको यात्रा करने में, भीड़ इस समय काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से केदारनाथ की ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। लगे हाथ अब हम बात कर लेते हैं कि जो भक्त केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा जिस डेट में आपको केदारनाथ की यात्रा करनी है। तो रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो दोस्तों आपको इस साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के लिए एप्लीकेशन बना हुआ है, तो आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन के काउंटर बनाए गए हैं, तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या स्लॉट पूरे फुल हो जाते हैं। दोस्तों अभी तक का ऐसा कोई नियम नहीं आया है कि कितने भक्त एक दिन में यात्रा कर सकते हैं। तो जितने भक्त यात्रा पर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की यात्रा करते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो आप जिस डेट की यात्रा का रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर आप 2-3 दिन के बाद सोनप्रयाग पहुंचते हैं तब भी आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल रोका नहीं जाएगा, बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा कैसे करनी है। तो केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से या ऋषिकेश से। तो आपको सबसे पहले आ जाना है हरिद्वार या ऋषिकेश। तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश किसी भी ट्रेन से बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा आप बाई बस भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी केदारनाथ की यात्रा कार से करना चाहते हैं तो केदारनाथ से कार के द्वारा आप ट्रिप प्लान बना सकते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा के लिए सभी भक्तों को हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचना होता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच की दूरी लगभग 230 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर भक्तगण 8 से 10 घंटे का सफर तय करके बड़ी आसानी से सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग कैसे पहुंचना है। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और ऋषिकेश से भी बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से आप बाई बस हरिद्वार से या ऋषिकेश से सोनप्रयाग जा सकते हैं। अगर हम चार्जेस की बात करें
तो इसके लिए आपको 600 रुपए से 900 रुपए के बीच में आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप पहले से ही ऑनलाइन बस बुक करना चाहते हैं, रेड बस या अन्य कोई थर्ड पार्टी से आप बस की बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या कार से बुक करके आप यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप 4 लोग हैं और 5 सीटर कार बुक करके आप यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पर डे 4000 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। अगर दोस्तों आप 7 सीटर कार बुक करके यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पर दिन हिसाब से 5000 रुपए से 5500 रुपए के बीच में चार्ज देना होगा। इसमें केवल कन्वेंस का जुड़ा होता है, आपको रुकने, खाने पीने का और अन्य जो आप यात्रा में आप खरीदेंगे, खाएंगे, उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ये लोग आपको लेकर जाते हैं, वहाँ 2 दिन स्टे करते हैं, उसके बाद आपको हरिद्वार छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था हमको मिलने वाली है। सोनप्रयाग एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर आपको छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे, धर्मशाला देखने को मिल जाएगी और आपके इसके साथ डोमेट्री की भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर हम चार्जेस की बात करें, अगर आप मई जून में आते हैं, यानी जब आप यात्रा शुरू हो रही है तब आप यहाँ आते हैं, तो आपको यहाँ कमरे का चार्ज लगभग 2500 रुपए से 4000 रुपए बीच देना पड़ेगा। अगर अधिक भीड़ है तो आपको 4000 रुपए से ऊपर भी चार्ज देना पड़ेगा कमरों का। अगर आप डोमेट्री में रुकना चाहते हैं तो डोमेट्री का चार्ज 400 रुपए से 700 रुपए के बीच में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप कम बजट में, अगर आप अकेले हैं तो यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप डोमेट्री में रुकते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि आपको सामान कहाँ रखना चाहिए और आपको सामान रखकर अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो यहाँ पर जो डोमेट्री होती है उसमें वो लोग लाकर भी बना कर रखते हैं, तो आप क्लास रूम में सामान रख सकते हैं, जिनके लिए आपको 100 रुपए चार्ज लेते हैं। अगर आपके पास बड़े बड़े बैग हैं तो आप क्लास रूम में जमा कर दीजिए और 48 घंटे के लिए 100 रुपए लोग चार्ज करते हैं। तो आप अपना सामान 48 घंटे इस क्लास रूम में रख सकते हैं। तो दोस्तों आप हरिद्वार से पहले दिन सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, तो आपको सोनप्रयाग में एक दिन स्टे कर लेना है। और यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर खाने की का चार्ज जो 150 रुपए से 200 रुपए में आप भरपेट भोजन यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था नहीं हो जाती, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो सोनप्रयाग से गुप्त काशी की ओर 5 किलोमीटर वापस आ जाना है रामपुर। तो रामपुर में आपको रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कम रेट में रूम अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम व्यक्ति लोग रुकते हैं, सीधे सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। रामपुर में बहुत बड़ी पार्किंग बना दी गई है। अगर आप कार से या बाइक से यहाँ पर आते हैं तो अपनी कार या बाइक की पार्किंग यहाँ कर सकते हैं। अगर हम रामपुर के रूम चार्जेस की बात करें, यहाँ तो आपको 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच में बहुत ही अच्छी कंडीशन के रूम मिल जाएंगे। सोनप्रयाग इसलिए महंगा हो जाता है क्योंकि केदारनाथ का लास्ट यहाँ पड़ाव पड़ता है सोनप्रयाग में। इसके आप आगे कार बाइक लेकर नहीं जा सकते हैं, तो सीधे ही सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि सोनप्रयाग से पहले भी रुकने की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों अगर आप अपनी कार से या बाइक से जा रहे हैं तो आप सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर पहले ही रामपुर में रुक जाइए। अगर आप सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं तो आप फिर से वापस रामपुर आ जाइए। अगर आपको स्टे रामपुर में करते हैं तो काफी आपको पैसा बच जाएगा। तो नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठना है, जाना है गौरीकुंड। अगर आप सोनप्रयाग में या रामपुर में स्टे करते हैं तो भी आपको लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बाई टैक्सी जाना होता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। वहां पर अपनी कार लेकर नहीं जा सकते, ना ही कोई वहां व्हीकल जाता है। यहाँ पर लोकल लोगों की टाटा सुमो जैसी गाड़ी चलती है, जो लोग 50 रुपए पर पर्सन हिसाब से चार्ज लेते हैं और आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी लंबी लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी भक्तगण यहाँ से केदारनाथ की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह आपको उठ जाना है, 4 बजे आपको लाइन लग लेना है और बाई टैक्सी आपको पहुंच जाना है गौरीकुंड। और गौरीकुंड से ही बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। जितनी ही जल्दी आप सोनप्रयाग से यात्रा प्रारंभ करेंगे, उतनी ही जल्दी आप केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड में भी आपको रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे होटल व गेस्ट हाउस बने हुए हैं। तो यहाँ पर रूम चार्जेस की बात करो तो 2000, 2500 रुपए, कभी कभी ये 5000 रुपए से 6000 रुपए के बीच में भी ले लेते हैं। तो बहुत से यात्रीगण यहाँ एफर्ड नहीं कर पाते, तो आप गौरीकुंड में बिल्कुल न रुकिएगा, आप सोनप्रयाग या रामपुर में जरूर रुकिए। तो गौरीकुंड से आप अपनी यात्रा करने से पहले पर यहाँ गर्म जल का कुंड है, यहाँ आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गौरी मंदिर भी बना हुआ है, तो यहाँ पर गौरी मैया के दर्शन करने के बाद अपनी गौरीकुंड से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। यहीं से सभी भक्तगण अपनी पैदल यात्रा का प्रारंभ करते हैं। जो भक्तगण पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं उनके लिए घोड़े खच्चर, पालकी व पिट्ठू की व्यवस्था हो जाती है। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो इसके लिए गौरीकुंड से केदारनाथ बेस कैंप तक घोड़े खच्चर जाते हैं।
तो आपको 2500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप वापसी बेस कैंप से गौरीकुंड तक आते हैं तो आपको 1800 रुपये घोड़े खच्चर का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप पालकी से जाते हैं तो आपको 6000 रुपये से 7000 रुपये के बीच में देना पड़ेगा। तो इस तरह से अधिकतम भक्तगण अपनी पैदल यात्रा करते हैं। जब आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा का प्रारंभ करते हैं तो आपको मुख्य रूप से 5 पड़ाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं भीमबली, उसके बाद पहुंचेंगे आप रामबाड़ा, रामबाड़ा के बाद आप पहुंचेंगे छोटी पंचोली, फिर बड़ी पंचोली और फिर आपको पहुंच जाएंगे बेस कैंप और इसके बाद पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। तो दोस्तों, जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करेंगे तो रास्ते में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जगह जगह पर मेडिकल कैंप बने हुए हैं। इसके अलावा पूरे रास्ते में खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप रास्ते में स्टे करना चाहते हैं तो छोटी लंचोली और बड़ी लंचोली में आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकतम भक्तगण अपने बेस कैंप पर जाकर रुकते हैं, क्योंकि जितने भी भक्तगण केदारनाथ की यात्रा में जाते हैं वो बेस कैंप में ही जाकर नाइट स्टे करते हैं। जो लोग बेस कैंप में नहीं रुकते हैं वो मंदिर के पास जाकर रुकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं कि बेस कैंप में हम कैसे रुक सकते हैं और अगर मंदिर में रुकना चाहते हैं तो कैसे रुक सकते हैं। अगर आप लिंचोली में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर के कोई भी रूम देखने को नहीं मिलेगा। लिंचोली में आपको मुख्य रूप से GMVN गढ़वाल मंडल विकास प्राधिकरण के द्वारा टेंट सिटी बनाई जाती है, जिसमें रुकने के लिए आपको 700 रुपये देना होगा और उसकी बुकिंग आप इस साइट पे जाकर कर सकते हैं। चलिए आप बेस कैंप में क्या आपको सुविधा मिल रही है, तो बेस कैंप में भी आपको टेंट की सुविधा मिलने वाली है। अगर आप वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर यानी लोकल टेंट में आप रुकते हैं तो ये लोग 500 रुपए से 800 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप GMVN की डोमेट्री में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 900 रुपए से 1300 रुपए के बीच में चार्ज देना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से पूरे केदारनाथ यात्रा में आपको GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के कई आपको टेंट मिल जाएंगे। इन लोगों ने टेंट कॉलोनी बनाई जाती है, जैसे कि नंदी कॉम्प्लेक्स, हिमलोक कॉम्प्लेक्स, भैरव बाबा टेंट, रोहड़ी कॉम्प्लेक्स, इस तरह के लोग टेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जितने ही भक्त होते हैं इनमें जाकर रुकते हैं। तो यहाँ के लिए बुकिंग आप पहले से ऑनलाइन इस साइट पे जाकर कर सकते हैं। जो भक्तगण ऑनलाइन बुकिंग करके नहीं जाते हैं तो गौरीकुंड से यात्रा करके बेस कैंप पहुंचते हैं और बेस कैंप में आपको बेस कैंप में रुकेंगे और उसके बाद उन्हें मंदिर में जाकर दर्शन करना होता है। मंदिर में शाम को आरती होती है और आपको आरती में सम्मिलित होना है और वहीं पर खाना पीना करने के बाद वापस आपको टेंट कॉलोनी में आ जाना, जहां पर आपने नाइट स्टे का पहले से प्रोग्राम बना रखा है। इसके अलावा बहुत से भक्तगण मंदिर के पास जाकर रुकते हैं। तो मंदिर के पास GMVN के द्वारा रोहड़ी कॉटेज बना हुआ है, जहां पर आपको 1200 रुपए डोमेट्री की चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर रूम लेते हैं तो आपको 8000 रुपए से 9000 रुपए के बीच में चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं वहाँ पहुँचने के बाद आपको ऑफलाइन तरीके से रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाए। अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं तो पहले से ही ऑनलाइन की इस वेबसाइट पर जाकर अपना रूम बुक कर ले, उसके बाद अपनी यात्रा करें। इसके अलावा मंदिर के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे गेस्ट हाउस व आश्रम बने हुए हैं। ये काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं अगर आप मई जून में जाते हैं, क्योंकि इस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर चार्जेज की बात करूँ 1500 रुपये पर व्यक्ति से हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर आप 6 लोग हैं और एक साथ रूम लेते हैं लगभग 9000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है जब भीड़ कभी कम हो जाती है तो पूरा रूम आपको 2000 रुपये से 2500 रुपये के बीच में मिल भी जाता है। तो दोस्तों, जो आपको 2000 रुपये से 2500 रुपये के बीच में रूम मिलने वाला है, ये आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में मिल सकता है। मई जून में आपको इतने चार्जेस के रूम नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बेस कैंप में ही पर बेड के हिसाब से टेंट में ही आपको नाइट स्टे करना होगा। तो दोस्तों, जिस दिन आप गौरीकुंड से केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ मंदिर जाइए, थोड़ा सा विजिट करिए। अगर आरती के समय मिले तो आरती में सम्मिलित होइए। अगर आप 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं तो यहाँ पर अगर पहले पहुंच जाते हैं 6:30 बजे यहाँ आरती हो तो आरती में सम्मिलित हो जाइए, खाना पीना खाइए और वहाँ पर आकर आप बेस कैंप में अपने टेंट में नाइट स्टे कर लीजिए। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह उठ जाना है 4 बजे और लग जाना है आपको लाइन में, क्योंकि लाइन काफी लंबी होती है सुबह दर्शन करने में। और 2-2.5 घंटे की लाइन लगाने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाबा केदारनाथ मंदिर के सामने। केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद अपनी मुराद मांगिए और वापस आ जाइए बाहर। अगर हम प्रसाद की बात करें तो वहाँ पर आपको 250 रुपए से 1000 रुपए के बीच में प्रसाद मिल जाएगा। तो आपको बजट अनुसार अपने प्रसाद ले लेना है। आप दर्शन करिए, बाहर आइए। एक इशू चल रहा था कि आप फोटो, आप वीडियो आप बाहर से नहीं बना सकते, लेकिन इस तरह से कोई यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप साधता के साथ अपना फोटो या वीडियो बना सकते हैं। आपको अश्लीलता वहाँ पर नहीं फैलाना है। आप आराम से फोटो खींचिए, वीडियोग्राफी करिए, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको रोकने वाला नहीं है।
तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अगर आप चाहे तो 1 किलोमीटर ट्रेकिंग करके आप भैरव बाबा पहुंच सकते हैं, जहां पर बहुत ही कम भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो भैरव बाबा जरूर दर्शन करने के जाइएगा। भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करिए, फिर आप वापस उसी दिन वापस आ जाए सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे करिए, और नाइट स्टे करने के बाद तीसरे दिन आप हरिद्वार पहुंच जाइए। जिस दिन आप नीचे सोनप्रयाग आएंगे उसी दिन आपको दूसरे दिन की सुबह की बस बुक कर लेना है। जब सोनप्रयाग में सुबह सुबह उठते हैं और आपको जाना होता है बाई बस सोनप्रयाग से हरिद्वार, भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है तो बस की टिकट भी आपको नहीं मिल पाती। जिस दिन आप केदारनाथ मंदिर से सोनप्रयाग आइए उसी दिन आप दूसरे दिन की बस की टिकट बुक करा लीजिए। तो ये बात हो गई कि कैसे आप दर्शन करना है। जो भक्तगण अपनी यात्रा केदारनाथ की हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं और वो कैसे टिकट ले सकते हैं। जो भक्तगण अपनी केदारनाथ की यात्रा बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको 3 जगह से मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं। सबसे पहला है गुप्तकाशी, उसके बाद है फाटा और उसके बाद है सरसी। तो इन 3 हेलीपैडों से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मुहैया कराई जाती है। अगर इनकी हम चार्जेस की बात करें तो अगर आप गुप्तकाशी से हेलीपैड से जाते हैं तो आपको 7700 रुपए हेलीकॉप्टर का चार्ज देना होगा, और एक तरफ की हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं होती है। यानी केदारनाथ यात्रा के लिए आपको एक तरफ की टिकट हेलीकॉप्टर की नहीं मिलने वाली है। तो एक तरफ की टिकट नहीं मिलेगी आपको। अगर केदारनाथ बाई हेलीकॉप्टर से यात्रा करना है तो आपको दोनों तरफ की टिकट लेना जरूरी है। अगर आप टिकट लेते हैं तो सेम डे वापसी की टिकट ले सकते हैं या फिर आप दूसरे दिन वापसी की टिकट ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप गुप्तकाशी से जाते हैं तो 7700 रुपये चार्ज देना होगा, और अगर आप फाटा या सरसी से आप हेलीपैड से केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो 5500 रुपये से 5800 रुपये के बीच में चार्ज देना होगा। तो दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो मैं साइट दिखा रहा हूँ heliyaatra.irctc.co.in पर जाकर आप टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। आपको थर्ड पार्टी जाकर किसी प्रकार की टिकट बुकिंग नहीं करनी, क्योंकि काफी फ्रॉड होता है केदारनाथ यात्रा पर। और दोस्तों जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं सरसी, फाटा, गुप्तकाशी जहां से भी आप हेलीकॉप्टर टिकट मिल जाए वहीं पर आपको पहुंचकर नाइट स्टे करना होगा। नाइट स्टे करने के लिए तीनों जगह से आपको एवरेज रूम आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, मतलब 1000 से 2000 के बीच में आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको फाटा, सरसी और गुप्तकाशी में रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आखिर में बात कर लेते हैं आपको अपनी यात्रा का कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद लगभग आपको 4 दिनों का ट्रिप का प्लान करना चाहिए। एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए अगर आप बस से यात्रा करते हैं। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो 3 दिन में ही केदारनाथ धाम की यात्रा कराकर वापस आपको हरिद्वार में ड्रॉप कर देते हैं। चलिए दोस्तों आखिर में हम बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा पर हमारा कितना खर्च आने वाला है। दोस्तों अगर आप बाई बस जाते हैं, डोमेट्री में स्टे करते हैं तो लगभग आपका जो खर्च आने वाला है 5000 रुपए से 6000 रुपए के बीच में आने वाला है। अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी से जाते हैं तो ये खर्चा आपका 10,000 रुपए के आसपास भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कौन से हमारे मित्र 2024 में केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं, जो बाबा के दर्शन करने वाले हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस भी कर दे, जिससे कि मेरे आने वाले इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आप केदारनाथ की यात्रा जा रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहे। हर हर महादेव।